बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी एक्सरसाइज है 8.1। एक्सरसाइज 8.1 हम स्टार्ट करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर है 1। अच्छा जी, एक्सरसाइज 8 में क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे। उसमें देखें आप, पहले लिखा हुआ है द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस इज गिवन, डिटरमिन वेदर द सीक्वेंस कन्वर्जेस और डाइवर्जेस, इफ इट कन्वर्जेस फाइंड इट्स लिमिट। अब दो चीज़ें इसमें हमने देखनी है कि हमें पहली बात तो ये कि nth टर्म दी हुई है, यानी कि जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो हमें nth टर्म दी हुई है, दैट यानी कि an इज इक्वल टू 2 ओवर n स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट। n स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट। हमने फाइंड क्या करना है जी, डिटरमिन वेदर द सीक्वेंस कन्वर्जिस। हमने ये बताना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। अगर तो कन्वर्ज कर रही है, इसका मतलब है वो कोई डेफिनेट पॉइंट पर कोई डेफिनेट नंबर होगा जिस पर ये कन्वर्ज कर रही है, तो वो हमने नंबर बताना है। अगर डाइवर्ज कर रही है तो इट मीन्स कि वो उसकी लिमिट जो है इन्फिनिटी है। अब इसका तरीकाकार आपको क्या बताया था कि हमने इसकी लिमिट लेनी होगी, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी। ठीक है, तो लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 2 ओवर n स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट। अब लिमिट लेने का आप लोगों को तरीका आता भी है, हम यहाँ पर कर भी लेते हैं कि लिमिट हम किस तरह से फाइंड करते हैं। आप देखें कि ये 2 ओवर n स्क्वायर है, हम इसको ये करेंगे। अगर ये इस टर्म से मैं यहाँ पर ये ये वाली टर्म है n स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट, इसमें से ये मैं n स्क्वायर कॉमन ले लूँ बाहर, अंडर रूट से बाहर ले लूँ। ठीक है, n स्क्वायर को जब अंडर रूट से बाहर लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, n। ठीक है, और यहाँ पर बन जाएगा 1 प्लस 3 ओवर n स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि एन स्केयर को कॉमन लेकर एन स्केयर को अंडर रूट के बाहर लिखा है, तो एन स्केयर अंडर रूट के बाहर लिखेंगे तो वो एन रह जाएगा, वो एन स्केयर नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लिमिट पुट करें। जब यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ भी लिमिट आ जाएगी इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ भी इन्फिनिटी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2 ओवर 1 एंड 3 ओवर इन्फिनिटी स्केयर इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी स्केयर इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, तो 3 ओवर इन्फिनिटी क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो दैट इज़ 1 प्लस ज़ीरो, एंड इधर भी इन्फिनिटी है।
और ये वैल्यू क्या बनेगी, 2/∞ बन जाएगी। एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो 0 is a definite number, so the given sequence converges। क्लियर होगी बात? दोबारा देख लें जी। इसमें से हमने ये 2/n² + 3 था ना, तो हम क्योंकि लिमिट जब लेते हैं तो ये हम n² कॉमन लेंगे। तो n² जब हम बाहर लेंगे अंडर रूट से तो वो n लिख देंगे। n² = n होता है। तो यहाँ पर n² कॉमन लेने का मतलब n² से डिवाइड कर देना। तो n² से n² डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, प्लस 3/n² आ जाएगा। और बाकी इसमें लिमिट पुट कर दें तो दैट इज़ 2/∞ = 0 आ जाएगा। क्लियर होगा? ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? an is equal to n-3 फैक्टोरियल ओवर n-1 फैक्टोरियल। ठीक होगा। अब फैक्टोरियल का आपको पता है n फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? ये मैं इधर लिख देता हूँ, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n-1 इंटू n-2 एंड सो ऑन। कहाँ तक होगा जी? लास्ट 3 2 1 तक। ये n फैक्टोरियल की जो है वो डेफिनेशन है। हम n फैक्टोरियल कुछ इस तरह से लिखते हैं। अब है यानी कि n का मतलब है उसमें से एक एक टर्म हमने n फैक्टोरियल में मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेस देन n नंबर्स जितने भी होंगे। मसलन n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल है तो हम करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो हम उनको नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास n फैक्टोरियल आता है। तो n फैक्टोरियल n उसमें से एक लेस करेंगे, n-1 बनेगा, n-1 से एक लेस करेंगे, n-2 बनेगा, n-2 से एक लेस करेंगे, n-3 बनेगा एंड अप टू सो ऑन। और ये लास्ट कहाँ तक जाएगा? ये 3 2 1 तक जाएगी वैल्यू। ठीक है। तो अब यहाँ पर आए, यहाँ पर देखें कि n-3 फैक्टोरियल ओवर n-1। अब n-3 को हम अगर एक्सपेंड करें तो ये n-3 n-4 n-5 ऐसे इस तरह से चलेगा। ठीक है, एक एक कम करना ना। n-3 में एक कम करेंगे तो -4 बनेगा, -4 में एक कम करेंगे तो -5 बनेगा एंड अप टू सो ऑन इस तरह से चलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसमें माइनस कर लें, n-3 फैक्टोरियल, हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं n-1 को। तो ये बनेगा n-1 n-2 n-3 फैक्टोरियल। अब इसको एक्सपेंड करने का हमें फ़ायदा क्या हुआ? हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमारे पास जो ये टर्म है n-3 फैक्टोरियल, इस n-3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगी। लेकिन अगर हम n-3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हैं तो वो कोई भी टर्म्स आपस में इस तरह से कैंसिल नहीं होंगी। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो अब हम इसको लिमिट इसकी ले लें। जब हम लिमिट लेंगे n अप्रोचेज इन्फिनिटी, an
तो वो हमारे पास क्या बनेगी, 1/n-1 and n-2। ठीक है, तो इधर भी लिमिट लगा लें, यहाँ भी लिमिट लग जाएगी। तो लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1/n-1 n-2। तो ये क्या बनेगा, अगर हम यहाँ पर लिमिट पुट करें 1/∞ ही बनेगा, तो दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर ये भी 0 आया है तो इट मीन्स कि ये सीक्वेंस भी, सो द सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस कन्वर्जेस। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेट नंबर है, लिमिट आई है वो 0 आई है, इसलिए ये कन्वर्ज करेगी। ठीक हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, उसमें है an क्वेश्चन नंबर 3 इधर लिख लें पहले। क्वेश्चन नंबर 3, अब ये an इज इक्वल टू 1 प्लस -1 रेज टू पावर n ओवर n। अच्छा, ये हमारे पास आ गए nth टर्म इसकी। अब हम अगर लिमिट लें, लिमिट, और इस तरफ भी हम इसकी लिमिट लें, n अप्रोचेस इन्फिनिटी, तो ये लिमिट क्या बनेगी जी, अगर हम n पुट करें। अब देखें यहाँ पर यहाँ पर ये देखें, ये डिनोमिनेटर में n है। अब ऊपर -1 रेज टू पावर n का क्या मतलब है, अल्टरनेटिंग सीरीज बनती है। -1 की पावर 1 होगी तो -1 आएगा, -1 की पावर 2 होगी तो 1 आएगा, -1 की पावर 3 होगी तो -1, यानी कि n, अगर ये वाला n ओड होगा तो -1 आएगा, अगर इवन होगा तो +1 आएगा। ठीक है, ये अल्टरनेटिव -1 +1 -1 +1 बनती जाएगी। अब ये क्योंकि सिर्फ n है, अब यहाँ पर अगर हम लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास 1 प्लस ऊपर जो भी टर्म बनेगी, ये -1 बने या +1 बने, ओवर इन्फिनिटी आ जाएगा, तो दैट इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर इन्फिनिटी आ जाए तो वो 0 होता है। तो 1 + 0 इज इक्वल टू ये 1 आंसर आएगा। ठीक है, सो दिस लिमिट आल्सो इट विल आल्सो कन्वर्ज। सो सीक्वेंस कन्वर्जेस। ठीक है, यहाँ पर भी सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी बिकॉज ऑफ दिस टर्म। ये n डिनोमिनेटर में है, तो अगर n डिनोमिनेटर में आ जाए तो इन्फिनिटी, हम लिमिट पुट करेंगे तो वो 0 बनेगा। तो 1, तो इधर 1 है तो 1 + 0 इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गया। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, an इज इक्वल टू n + 1 स्क्वायर रूट, n + 1 स्क्वायर रूट ओवर n।
तो इसकी लिमिट ले लें जी, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी ए एन इज़ इक्वल टू, यहाँ भी हम लिमिट ले लेंगे, अच्छा जी। अच्छा, अब यहाँ से ऊपर वाली वैल्यू से n अगर हम कॉमन ले लें तो n स्क्वायर रूट कॉमन आएगा, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर आई थिंक के 1 में n स्क्वायर रूट कॉमन लिया था। वहाँ पर n स्क्वायर था तो वो n बन गया था, यहाँ पर तो n ही है अकेला। तो अगर हम n स्क्वायर n अंडर रूट ये हम कॉमन ले लें तो हमारे पास जो अंदर स्क्वायर रूट में वैल्यू क्या बनेगी, ये हमारे पास बन जाएगी 1 प्लस 1 ओवर n, ये बनेगी। और यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी n है। तो ये देखिए जस्ट क्या किया है, सिर्फ ये वाला n कॉमन लिया है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में था तो ये बाहर स्क्वायर रूट में ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको n को n से डिवाइड किया तो 1 प्लस 1 ओवर n किया तो ये 1 ओवर n आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखें आप, अगर मैं इस n को इस n के साथ कैंसल करूं, क्योंकि ये तो n अंडर रूट है और ये n है, तो क्या बन जाएगी ये वैल्यू, अगर ये यहाँ पर देखी जाए तो ये इज़ इक्वल टू और यहाँ पर ये बन जाएगी n स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम लिमिट, ये लिमिट भी साथ लिखें जी। तो यहाँ पर अब हम लिमिट पुट करेंगे 1 ओवर इन्फिनिटी, ये बन जाएगा। तो ये ऊपर वाली जो वैल्यू बनेगी ये बन जाएगी 1 प्लस 0 ओवर इन्फिनिटी। तो 1 ओवर इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू 0। सो लिमिट converges, so the given sequence converges। 0 आ गया आंसर, तो 0 पर सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर जाएगी। क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए एन इज इक्वल टू n रेज टू पावर 1 ओवर n। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है या सीक्वेंस है वो n इज रेज टू पावर 1 ओवर n है, n की पावर भी 1 ओवर n है। तो जब भी इस तरह से पावर में कोई वैल्यू आ जाए तो फिर हम थोड़ा सा इस पावर ख़त्म करने के लिए, क्योंकि 1 ओवर n है उसकी पावर, तो उसको हम पावर को पहले ख़त्म करेंगे। पावर को हम कैसे ख़त्म करेंगे, इसका हम नेचुरल लॉग ले लेंगे। टेकिंग लॉग, नेचुरल लॉग का लिख लें, नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो बोथ साइड्स पर जब हम नेचुरल लॉग लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ln a रेज टू पावर an दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग n रेज टू पावर 1 बाय n, ठीक है। तो जब भी नेचुरल लॉग में पावर आती है तब हम क्या करते होते हैं,
हम पावर को पहले लिख लेते होते हैं 1/n नेचुरल लॉग n। हमने पावर को हमेशा पहले लिख लिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जी, नेचुरल लॉग n ओवर n। तो ये हमारे पास एक nth टर्म बन गई। अब हम लेते हैं इसकी लिमिट। नेचुरल लॉग an that is equal to limit n approaches infinity। अच्छा जी, अब देखें, अगर हम डायरेक्टली इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी पुट करें तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बनता है। इस पर हम जो है वो एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं। ठीक है, तो एल हॉपिटल रूल लगाने का क्या तरीका है? एल हॉपिटल रूल कैसे लगता है कि दोनों तरफ हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी ओवर डी एन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एन। इसी तरह से यहाँ भी डी ओवर डी एन एन। यहाँ पर आप लिख सकते हैं टेकिंग यूजिंग एल हॉपिटल रूल। अच्छा, ये हॉस्पिटल लिखने में आता है, लेकिन इसको पढ़ते एल हॉपिटल रूल है। और एल हॉपिटल रूल क्या होता है कि जब भी ये ऊपर वाली और नीचे ये डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों वैल्यूज़ जब हम ये लिमिट पुट करें तो वो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी या ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बने, तो हम ऊपर वाली रकम की भी वैल्यू डेरिवेटिव ले लेते हैं और नीचे वाली की भी डेरिवेटिव ले लेते हैं। दोनों का, डिनोमिनेटर का भी और नोमरेटर का भी, दोनों का डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है एल हॉपिटल रूल। इसको पढ़ते एल हॉपिटल रूल हैं, लिखते एल हॉस्पिटल रूल हैं। ठीक है, पढ़ते और एल हॉपिटल हॉपिटल रूल। क्लियर? इसको अब इसका अगर हम तो ये डेरिवेटिव नेचुरल लॉग 1/n का 1/n बनेगा, तो ये सिंपल 1/n ही बन जाएगी। ठीक है, तो लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1/n दैट इज़ इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है इसका ये 0 आंसर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट सीक्वेंस कन्वर्जेस। ठीक है, तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी क्योंकि इसकी जो लिमिट है वो 0 आ गई है। क्लियर होगी ये चीज़? ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जाना। क्वेश्चन नंबर 6, an is equal to 2 raised to power n over 2n factorial। अच्छा, ये आ गया हमारे पास अब nth टर्म 2 रेज़ टू पावर n ओवर 2n फैक्टोरियल। अच्छा, फैक्टोरियल जब भी आएगा तो फैक्टोरियल को हमें वही उसी तरह से एक्सपेंड करना पड़ेगा जैसे आपको पहले बताया है कि n फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल जो होता है, n फैक्टोरियल की क्या वो वैल्यू होती है। n फैक्टोरियल का फार्मूला n फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू n इंटू n-1 n-2 एंड अप टू सो ऑन 3 2 1
एंड तक 1 तक जो वैल्यू होती है। और इसी तरह से हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे, तो ये बनेगा 2 n ओवर 2n फैक्टोरियल है, तो ये हमारे पास बनेगा 2n इंटू 2n-1। हर टर्म में एक एक कम करते जाना, 2n-2, और ये कहाँ तक जाएगा, लास्ट जो बनेगी वैल्यू 6 5 4 3 2, ये 1 तक, एट द एंड 1 तक ये मल्टीप्लिकेशन होती है फैक्टोरियल की। ठीक है, इसको हम यानी कि इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसको मज़ीद अगर हम लिखें तो ये 2n, इसमें मैं जो इवन टर्म्स हैं उनको मैं अलहदा लिख लेता हूँ, ऐसे 2n 2n-2 2n-4 एंड सोन, ये कौन सी वैल्यू होगी 6 4 2 4 2, ये जस्ट इवन टर्म्स मैंने इधर लिख ली हैं। और और टर्म्स को मैं सेपरेट कर रहा हूँ। और टर्म्स कौन सी थी, 2n 2n-1 2n-3 and so on 3 2 1। ठीक है, ये इसको ऐसे लिख दिया जी। ये 2n फैक्टोरियल को 2 हिस्सों में मैंने कर दिया, इवन टर्म्स अलग कर दिए और ऑड टर्म्स अलग कर दिए। अब इसका हमें फ़ायदा क्या होगा, ठीक है, इसका फ़ायदा हमें ये देखें जी, ये अभी इसका हमें फ़ायदा ये होगा कि ये 2n हमारे पास ये ऊपर वाली वैल्यू है। अगर मैं इसकी हर टर्म में से ये भी 2 ले लेता हूँ, इसमें से भी 2 कॉमन ले लेता हूँ, इसमें से भी 2 कॉमन ले लेता हूँ, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, ये हर टर्म में से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। तो ये टोटल टर्म्स कितनी हैं, ये वाली टोटल टर्म्स, ये भी n टर्म्स ही हैं। तो 2 को हर टर्म में से मैंने कॉमन ले लिया, इसमें से भी। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ ये पॉइंट। एक मैंने ये 2 कॉमन लिया, एक मैंने 2 इसमें से कॉमन लिया, एक 2 इसमें से कॉमन लिया, एक 2 इन हर टर्म में से, 6 में से भी 2 कॉमन ले लिया, 4 में से भी 2 कॉमन ले लिया, 2 में से भी 2 कॉमन ले लिया। तो ये सब में से मैंने 2 कॉमन ले लिया। तो जब 2 वैल्यूज़ कॉमन ली, तो ये टोटल जो 2 कितनी दफ़ा बना, n टर्म्स थी ना, तो n टाइम्स 2 लिया। हर टर्म में से 2 जब बाहर निकाला तो 2 कितनी दफ़ा बन गया, n टाइम्स। तो यानी कि ये 2n बन गया। और बाकी जो वैल्यूज़ बची, वो कौन सी बची, जो बाकी रिमेनिंग रहेगी, वो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहली तो n रहेगी, इसमें से हमने 2 बाहर ले लिया पहली टर्म में से, 2n में से। दूसरी टर्म में से जब 2 कॉमन लिया तो n-1 रह गया। थर्ड टर्म में से जब 2 कॉमन लिया तो ये n-2 रह गया, एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह से ये लास्ट टर्म में से 3, 6 में से 2 कॉमन लिया 3 रह गया, उसमें से कॉमन लिया 4 में से कॉमन लिया तो 2 रह गया, और इसी तरह से 2 में से कॉमन लिया तो 1 रह गया। तो ये हमारे पास टर्म्स कॉमन ली, और जो रिमेनिंग टर्म्स रहेगी ये हम एज इट इज़ ही लिख देंगे। ठीक है, ये एज इट इज़ हमारे पास वैल्यूज़ आ गई।
अच्छा, अब इसका हमें ये फ़ायदा हुआ कि हम इस 2n को इस 2n के साथ कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल होगी, ख़त्म होगी। बाकी ये जो बचा, ये हमारे पास क्या है, ये n फैक्टोरियल आ गया। क्लियर हो गया? इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर। 1 ऊपर रह गया। ये हमारे पास पहली जो टर्म बनी वो n फैक्टोरियल की बन गई, और बाकी ये एज़ इट इज़ ही आ जाएगा। ये आ गया। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर लिमिट लेना चाहें, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ही लिमिट लिख देता हूँ। लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी an, और एज इट इज़ लिमिट हम इधर ले लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर इन्फिनिटी आ रहा है, 1/इन्फिनिटी बनेगी ये सारी टर्म, क्योंकि हर टर्म में n आ रहा है, तो n फैक्टोरियल भी है, तो दैट इज़ इक्वल टू 0, तो ये 0 बन जाएगा। सो द सीक्वेंस कन्वर्जिस। ठीक है, और कन्वर्ज कर रही है, और इसका जो डेफिनेट नंबर है वो 0 आ रहा है। क्लियर हो गया? अब दोबारा यहाँ पर ये चीज़ मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ कि ये देखिए ना, पहले तो हमने इसमें से ये जितनी भी ये हमारे पास ये टर्म्स थी, इसको हमने ये जो इवन नंबर्स वाली हैं अलग लिख ली, 2n, 2n-2, 2n-4 और 642, ये ऑड नंबर्स वाली हमने अलग लिख ली। ठीक है, जब ये हमने वैल्यूज़ अलग अलग लिखी, तो इसमें से हमने हर टर्म में से 2 कॉमन ले लिया, इसमें से भी 2 कॉमन ले लिया, इसमें से भी 2 कॉमन ले लिया, इसमें से भी 2 कॉमन ले लिया, इसी तरह से अप टू सो ऑन, 6 में से 2 कॉमन, 4 में से, ये सब में से 2 कॉमन ले लिया। तो जब 2 कॉमन लिया तो एक 2 ये बना, एक 2 ये बना, एक 2 ये बना, इस तरह से हर टर्म में से एक-एक 2 निकाला। तो वो कितने 2s बन गए सारे? n, n नंबर्स ऑफ 2s। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 रेज़ टू पावर n। तो इसलिए ये सब को इकट्ठा करके ये जितने भी 2s निकाले थे हमने, उसको 2 रेज़ टू पावर n लिख दिया। ठीक है, यहाँ से जितने भी 2 निकाले थे उसको 2 रेज़ टू पावर n लिख दिया। बाकी क्या बचा? अब यहाँ से 2 ख़त्म करें ज़रा। 2n में से 2 निकाला तो n रह गया। 2n-2 से 2 कॉमन लिया तो n-1 रह गया। 2n-4 से 2 कॉमन लिया तो n-4 रह गया। इसी तरह से अप टू सो ऑन। 6 में से 2 कॉमन लिया तो 3 रह गया। 4 में से 2 कॉमन लिया तो 2 रह गया, और 2 में से 2 कॉमन लिया तो 1 रह गया। ये तो एज़ इट इज़ टर्म आ गई सारी। तो ये जब इस तरह से ये ऐसी टर्म लिखी हैं, तो ये 2 रेज़ टू पावर n डिनोमिनेटर में भी है और न्यूमरेटर में भी है, तो ये आपस में कैंसल हो गए। बाकी जो वैल्यूज़ बनती हैं वो उसमें हम लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 लिमिट आती है, तो ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करती है, क्योंकि 0 आ गई इसकी nth टर्म की लिमिट एज एन अप्रोचेस इन्फिनिटी, तो ये कन्वर्ज करेगी। ठीक हो गया?